मेरी सास नाबीना थी, उन्हें बहुत कम दिखाई देता था। मैं उनकी खिदमत कर करके थक चुकी थी। वो बहुत मगरूर भी थी, मुझसे सारा दिन काम करवाती रहती। मेरी सास ना मरती थी और ना ही मेरी जान छोड़ती थी। इसलिए एक दिन शोहर से कह दिया कि तुम्हें इस घर में मुझे रखना होगा या अपनी माँ को। मेरा शोहर उसी दिन अपनी माँ का सामान बांधकर उसे कहीं बहुत दूर छोड़ आया। अब मेरी जिंदगी में सुकून ही सुकून हो गया था। मैं बहुत खुश थी, मगर हर रात अचानक मेरी शोहर की तबीयत खराब हो जाती। उसे खून की उल्टी आती, आंखें लाल हो जाती, वो चीखें मारने लगता। मैं उसे डॉक्टर के पास चलने का कहती तो वो इनकार कर देता, कहता मेरा इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। एक रात शोहर ने मुझे एक एड्रेस लिख कर दिया और कहा कि मेरे मर्ज की दवा तुम्हें सिर्फ यहीं से मिलेगी। मैं भागती हुई वहां गई, मगर आगे का मंजर देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वहां तो मेरा नाम आफिया है। मैंने अपनी जिंदगी में एक बात बहुत अच्छे से जान ली थी कि रिश्ते एहसास के होते हैं, चाहे अपने हों या पराए। अगर एहसास ना हो तो वो रिश्ता अपनी अहमियत खो देता है। अब्बा और फुप्पी दो ही बहन भाई थे। जब एक दिन अब्बा ने फोन पर फुफ्फो से जिक्र किया कि कारोबार में मुझे एक ऐसा भरोसे वाला आदमी चाहिए जो हिसाब किताब देख सके, मैं अकेले काम को संभाल नहीं सकता, बस इसीलिए कुछ परेशान रहता हूँ। तब फुप्पो ने अब्बा से कहा कि भाई साहब, मेरे शोहर की जॉब खत्म हो गई है, आप उसे अपने साथ कारोबार में रख लें, वो अच्छे से इस काम को जानते हैं। फुप्पो की बात सुनकर अब्बा मुस्कुराए और कहा कि तुमने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। उसके बाद अब्बा ने फुप्पो के कहने पर फुफ्फा को कारोबार के हिसाब किताब के लिए रख लिया था। कारोबार में कितनी बचत होती और कितना नुकसान होता, सब फुफ्फा जी देखते थे। अब्बा कहते थे कि मेरी बहन ने मेरा बोझ बांट लिया है, मैं किसी और पर इस मामले पर एतबार नहीं कर सकता था। चलो अब इस काम से तो बेफिक्र रहूंगा। फुफ्फो से शादी से पहले फुफ्फा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। जब उनकी शादी फुफ्फो से हुई तो उसके 6 माह बाद ही फुफ्फा ने ये कहकर स्कूल की नौकरी छोड़ दी कि तुम्हारे भाई के होते हुए मैं नौकरी क्यों करूं, इस नौकरी से कौन सा लाखों रुपए आ रहे हैं। फुफ्फो ने बजाय उनको समझाने के उल्टा उनकी इस बात पर साथ दिया। अल्लाह ताला के फजल से अब्बा का कारोबार अच्छा चल रहा था और अब्बा अम्मा से कहते कि ये सब मेरी बहन के नसीब से है, क्योंकि अब्बा फुफ्फो से बहुत मोहब्बत करते थे। वो अब्बा की इकलौती बहन थी। यूं ही वक्त तेजी से गुजरता रहा। फुफ्फो ने अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाने के लिए अब्बा से कहकर अपने बच्चों को बैरून मुल्क भेज दिया था। अब्बा ने भी बहन की खुशी की खातिर उनकी बात मान ली। फुफ्फो की एक बेटी और बेटा था। जब से फुफ्फो ने अपनी औलाद को बैरून मुल्क भेजा था, तब से फुफ्फो अपने शोहर के साथ हमारे यहाँ रहने आ गई थी। अब्बा ने फुफ्फो से कहा कि तुमने यहाँ आने का फैसला करके बहुत अच्छा किया है। अब्बा उनके आने से बहुत खुश थे। मैंने जब से होश संभाला था, अम्मा को बिल्कुल खामोश देखा था। अम्मा अब्बा और फुप्पो के किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करती थी। हम 3 बहन भाई थे और अब्बा अपनी बहन की मोहब्बत में ये बात भूल चुके थे कि उनकी अपनी औलाद भी है। एक दिन मैंने अब्बा से कहा कि मुझे इस शहर की फलां कॉलेज में दाखिला लेना है। फुप्पी भी अब्बा के पास बैठी थी। इससे पहले कि अब्बा कुछ कहते, अचानक फुप्पो ने मुझे कहा कि बेटियां अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह जिद नहीं करती, तुम जाओ, इस बारे में मैं खुद भाई साहब से बात करूंगी। मुझे फुप्पो का इस अंदाज में बात करना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि फुप्पो खुद तो अब्बा से हर बात मनवा रही थी। अब जबकि मैंने बात की तो फुप्पो के चेहरे पर नागवारी के आसार थे। मुझे इस बात का शिद्दत से इंतजार था कि अब्बा मुझे बेहतरीन कॉलेज में दाखिला दिलवाएंगे। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। अब्बा काम की वजह से मसरूफ थे, उनसे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। फिर मैंने सोचा कि फुप्पो से पूछती हूँ। उस दिन उन्होंने कहा था कि वो खुद बात करेंगी। जब मैं फुप्पो के कमरे में गई तो फोन पर अपनी बेटी से बात कर रही थी। मैं दरवाजे पर ही रुक गई। उन्होंने मुझे देखा नहीं था। फुप्पो फोन पर कह रही थी कि तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत हो तो उसी वक्त अपने मामू को कॉल करके बता दिया करो। डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर और कारोबार में तुम्हारी माँ बराबर की हिस्सेदार है। तुम जानती हो कि तुम्हारे मामू को मैंने कैसे अपनी मुट्ठी में किया है। भाई साहब आंखें बंद करके मुझ पर एतबार करते हैं। वो वही करेंगे जो मैं कहूंगी। तुम मेरी औलाद हो और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे भाई की औलाद से भी आगे जाओ, तरक्की करो और नाम बनाओ।
फूफो की बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। उनके दिल में हमारे लिए मुनाफिकत थी और अब्बा वो कैसे अपनी बहन पर जान निछावर किया करते थे। रिश्तों में इतना अंधा एतबार मेरे अब्बा को ना जाने कहाँ ले जाएगा। मैं यही सोचती रही कि फूफो अब्बा के सामने कैसे अच्छी बनी होती हैं। अब्बा तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी अपनी बहन सिर्फ अपने मफाद के लिए उनसे जुड़ी हुई है। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि फूफो दोनों हाथों से अब्बा का पैसा पानी की तरह बहा रही थी और इस बारे में अब्बा से कोई भी बात करना मेरे लिए नामुमकिन था, क्योंकि अब्बा कभी भी मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे। वो शुरू ही से फूफो का बहुत ख्याल रखा करते थे। उनकी हर अच्छी बुरी बात बिना सोचे समझे मान लिया करते थे। इतनी इज्जत तो अब्बा ने कभी अम्मा को भी नहीं दी थी। यही वजह थी कि अम्मा खामोश रहती, उनकी खिदमत करती। एक दिन मैंने अम्मा से कहा कि आपका इस तरह खामोश रहना ये हमारे लिए इस घर में रहना मुश्किल ना कर दे। फूफो अपनी हर बात अब्बा से मनवा सकती हैं, तो फिर आप क्यों नहीं मनवा सकती। अम्मा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि अम्मा, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अम्मा ने मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम क्या चाहती हो, मैं इस घर से बाहर चली जाऊं, तुम्हारा बाप मुझे तलाक दे दे। मैंने कहा कि आप ये क्या कह रही हैं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी। अम्मा ने कहा कि तुम्हारे अब्बा के दिल में जो मकाम और इज्जत तुम्हारी फूफो की है वो कभी भी मेरी नहीं हो सकती। मैं कुछ नहीं कर सकती। इस घर में मेरा मकाम एक मुलाजमा से बढ़कर कुछ नहीं है। इस बात की याद दहानी तुम्हारे बाप ने बहुत साल पहले ही करवा दी थी। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा कि लेकिन क्यों, ये घर तो आपका है, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं। मैं कुछ भी समझ नहीं पाई थी। मुझे बताएं कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आप इस तरह खामोश रहती हैं। अब्बा की तल्ख बातों को भी हंसकर बर्दाश्त करती हैं। अम्मा कुछ देर चुप रही और फिर कहा कि जब मेरी तुम्हारे अब्बा से शादी हुई तब हमारी फूफो भी जवान थी और फिर तुम्हारी दादी ने मरते वक्त तुम्हारे अब्बा से वादा लिया था कि वो किसी सूरत अपनी बहन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, और तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी दादी के इस हुक्म को बहुत ही ईमानदारी से निभाया। मगर जब मैं इस घर में आई तो तुम्हारे अब्बा मेरा ख्याल रखते, मुझे इज्जत देते, तो तब तुम्हारी फूफो से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि वो शुरू से ही बहुत लाडली रही थी। जबकि तुम्हारे अब्बा ने हमेशा से तुम्हारी फूफो को सबसे आगे रखा था, मगर फिर भी ये सब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। उस दिन से तुम्हारी फूफो ने मेरे और तुम्हारे अब्बा के दरमियान दूरियां डालना शुरू कर दी। अल्लाह जानता है कि मैंने उसे बिल्कुल अपनी बहन बनाकर रखा हुआ था, यहाँ तक कि खाना वगैरह भी खुद उसे उसके कमरे में देकर आती थी। एक दिन जब तुम्हारे अब्बा काम से वापस घर आए तो तुम्हारी फूफो को चाय देकर उसके कमरे से निकल रही थी। भाई को देखकर तुम्हारी फूफो ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं उसी वक्त वापस उसके कमरे में गई। तुम्हारे अब्बा भी भागते हुए उसके कमरे में आ गए। तुम्हारे अब्बा ने परेशान होते हुए पूछा कि क्या हुआ है। तब तुम्हारी फूफो ने कहा कि भाभी ने मुझ पर जानबूझकर चाय गिरा दी है और खुद कमरे से भाग आई है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो। जब मैं तुम्हारे कमरे में आई तुमने कहा कि चाय टेबल पे रखकर चली जाए, मगर तुम्हारी फूफो ने जानकर अपने हाथ पर चाय गिरा दी और फिर वही हाथ आगे करके रोना धोना शुरू कर दिया और तुम्हारे अब्बा से कहा कि देख ले भाई, आपके सामने ही आपकी बीवी मुझे झूठी कह रही है। आप खुद ही सोचें कि मैं जानबूझकर अपने आप पर चाय क्यों गिरा दूंगी। और उसी वक्त तुम्हारे अब्बा ने मुझे गुस्से से देखते हुए कहा कि ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो कि इस घर में जो मकाम मेरी बहन का है वो किसी और का नहीं हो सकता। आज के बाद मुझे इस तरह की कोई भी बात नजर ना आए, वरना मैं उसी वक्त तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। मेरी एक ही बहन है और मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं उनके जाने के बाद इसका हर तरह से ख्याल रखूं। इसलिए तुम भी ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम्हारी मेरे दिल में इज्जत तभी होगी जब तुम मेरी बहन के साथ इज्जत से पेश आओगी। फिर अम्मा ने कहा कि उस दिन के बाद रोज तुम्हारी फूफो कुछ न कुछ ऐसा कर देती जिससे मेरे और तुम्हारे अब्बा के दरमियान लड़ाई हो जाती, और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि तुम्हारे अब्बा ने मुझे कहा कि आज से इस घर में तुम्हारी औकात मुलाजमा से ज्यादा नहीं, तुम मुझसे कोई भी बात करने या पूछने का हक खो चुकी हो। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे अब्बा मेरी बात सुने, मुझे समझे। जो कुछ उन्हें दिखाया गया है वो सब झूठ था।
तुम्हारे पुप्पो ने मुझसे शोहर की मोहब्बत तक छीन ली। मैं कब की यहाँ से चली गई होती अगर मुझे मेरे बच्चों का ख्याल ना होता। मैं सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे भाई की वजह से अब तक ये सब ज्यादतियां बर्दाश्त करती आ रही हूँ। अम्मा रो रही थी। उस वक्त मुझे पता चला कि किस तरह फुफ्फो अपने मकसद में कामयाब हुई थी। लेकिन काश जिस तरह अब्बू फुफ्फा से मुखलिस थे, इस तरह फुफ्फो भी अब्बा के लिए दिल से मुखलिस होती। लेकिन फुप्पो तो अपने मकसद के लिए सब कुछ करती आ रही थी। उनके दिल में उस भाई के लिए भी कोई जगह नहीं थी जिसने अपनी औलाद और बीवी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। सिर्फ अपनी बहन और उसकी औलाद को मोहब्बत थी। मेरी माँ को उस जुर्म की सजा मिली जो उन्होंने किए ही नहीं थे। ऐसा क्यों होता है? जिन रिश्तों को हम खुद से ज्यादा चाहते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं, वही रिश्ते हमें बेवकूफ बनाकर धोखा दे जाते हैं। सगे भाई होने के बावजूद इस तरह का लालच और अना क्यों रिश्तों में जन्म ले लेता है, जो अपने खून के रिश्तों को कभी डसने से बाज नहीं आते। रात को अब्बा घर आए तो मैंने कहा कि अब्बा, मैंने आपसे कॉलेज में दाखिले की बात की थी, आपने कुछ बताया नहीं। अब्बा का रवैया एकदम से मेरे साथ बदल गया। वो शायद किसी परेशानी में थे। मुझे कहने लगे, तुमने कब की थी? मुझे तो कुछ याद नहीं है। क्या मैं तुम लोगों की तरह फारिग हूँ? सो काम है जिनको देखना होता है। तुम सब तो बैठकर खाते हो। तुम्हें इस बात का क्या लेना देना कि सारा खर्च कैसे चल रहा है और कैसे नहीं? मैंने कहा कि अब्बा, मैं आपसे हिसाब करने नहीं आई, मैं सिर्फ आपसे अपने एडमिशन का पूछने आई हूँ। अब्बा ने कहा कि जहाँ दाखिला लेना है ले लो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। अब्बा कैसे बेगानों की तरह बात कर रहे थे। क्या एक बाप बेटी का रिश्ता बस यही होता है? अब्बा ने मेरी तरफ देखा और कहा, अब क्या हुआ है? इस तरह क्यों मुझे देख रही हो? मैं थका हुआ हूँ, अब मुझे आराम करना है। मैंने कहा कि अब आप आराम करें, मैं जाती हूँ। मैं वहाँ से अम्मा के कमरे में आ गई। भाई भी बैठे थे। मुझे इस तरह देखकर भाई ने कहा कि तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा लगता है कि किसी ने तुम्हें डांटा है। मैंने कहा कि भाई, अब्बा कब ठीक होंगे? कब हमारे साथ नरमी से बात करेंगे? भाई ने कहा कि तुम इन बातों को दिल पर मत लिया करो, मैं और अम्मा है ना तुम्हारे साथ। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई। जब एक दिन पुप्पो मेरे पास आई और कहा कि बहुत मेहनत कर रही हो, अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हारी इस कदर मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरी बेटी जिस मुल्क में पढ़ रही है उसकी अहमियत तुम्हारे इस महंगे कॉलेज से कहीं ज्यादा है। मैंने फिर भी पुप्पो की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो पुप्पो ने गुस्से में आकर मेरे हाथ से किताब छीन ली और कहा कि बहुत अकड़ आ गई है। मैं कब से यहाँ खड़ी बात कर रही हूँ, लेकिन तुम मुझे मुसलसल इग्नोर कर रही हो। मैंने कहा कि पुप्पो, आपकी तो आदत है जबरदस्ती अपनी जगह बनाने की और इज्जत करवाने की, मगर याद रखे, सच हो या झूठ कभी छुपता नहीं है, एक ना एक दिन सबके सामने आकर ही रहता है। मेरी बात सुनकर फुप्पो के माथे पर मजीद बल पड़ गए। फुप्पो ने कहा कि जो भी कहो, मगर मुझसे आज तक कोई जीत नहीं सका। मैंने कहा कि खुद पर इतना गरूर भी अच्छा नहीं होता। देख कर चले, कहीं आपका ये गरूर आपको महंगा ना पड़ जाए, जिससे आप मुंह के बल गिरे। फुप्पो ने कहा कि बहुत जुबान चलने लगती है, लगता है भाई साहब से कहकर तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें भी खामोश करवाना पड़ेगा। मैंने कहा कि ये शौक भी पूरा करके देख ले। कुछ दिन बाद फुप्पो अब्बा को मेरे खिलाफ भड़काने वाली थी। जब अब्बा को किसी की कॉल आई, अब्बा फोन सुनकर बहुत परेशान हो गए। फुप्पो ने उनकी परेशानी नहीं देखी और फिर से मेरी बात शुरू कर दी। अब्बा ने कहा कि इस वक्त मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, वापस आकर आपकी बात सुनता हूँ। अब्बा चले गए और फुप्पो को गुस्सा आ गया। मैं वहीं बैठी गुस्से से अम्मा को आवाजें देने लगी। मैंने अम्मा को रोक लिया और कहा कि आप फुप्पो की बात नहीं सुनेंगी। अब वक्त आने वाला है जब इनको इनके किए की सजा मिलेगी। अचानक से अब्बा बहुत परेशान रहने लगे थे, फुप्पो से भी कम ही मिलते। एक दिन भाई ने अब्बा से उनकी परेशानी की वजह पूछी तो अब्बा ने कहा कि कारोबार में काफी अरसे से नुकसान हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, इस तरह तो कारोबार एक दिन बंद हो जाएगा। भाई ने कहा कि अब्बा, अगर आप इजाजत दें तो मैं कारोबार को देखूं। अब्बा ने पहली बार भाई की तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा कि जो कुछ भी है ये सब एक दिन तुम ही नहीं संभालना है। मेरी तरफ से इजाजत है, तुम जैसे चाहो करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा।
उसके बाद भाई ने कारोबार की देखभाल खुद ही संभाल ली और फुप्पो ने बहुत जोर दिया कि आपने एक बच्चे के हवाले इतना बड़ा कारोबार कर दिया, वो इस कारोबार को खाक संभालेगा। पर अब्बा ये कहकर खामोश हो जाते कि मेरा बेटा जवान है और अच्छा है, अपनी जिम्मेदारियां समझ जाएगा। और फिर एक दिन भाई ने सारे सबूतों के साथ फुफ्फा को अब्बा के सामने ले आए। जो भी नुकसान हो रहा था सब फुफ्फा करवा रहे थे। अब्बा ने फुफ्फो से कहा कि ये सब हकीकत मेरे सामने आ गई है, अब यही बेहतर है कि तुम अपने शोहर को लेकर अपने घर चली जाओ। उस दिन फुफ्फो की शक्ल देखने वाली थी। फुफ्फो ने अपनी अकड़ कायम रखी और कहा कि ठीक है भाई साहब, आपका यही फैसला है तो हम चले जाते हैं, मगर याद रखिएगा इस घर और कारोबार में जो मेरा हिस्सा है वो मैं नहीं छोड़ूंगी। अब्बा ने कहा कि तुम्हारे हिस्से से कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दे चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैंने 2 दुकानें तुम्हारे नाम कर दी हैं। फुफ्फो ने कहा कि मुझे कारोबार से भी हिस्सा चाहिए। अब्बा ने कहा कि अपने शोहर से पूछो, जो इतना सारा पैसा उसने कारोबार से निकाला है वो सब हिस्सा समझकर रख लो और शुक्र करो कि मैंने इसे इस धोखे की वजह से पुलिस के हवाले नहीं किया। उसके बाद फुप्पो अपने शोहर के साथ चली गई और इस दफा अब्बा ने भी उन्हें नहीं रोका था। हम सब बहुत खुश थे क्योंकि अब्बा को फुप्पो की असलियत पता चल चुकी थी। अब्बा ने अम्मा से भी माफी मांग ली और कहा कि मैं अपनी बहन की मोहब्बत में ये भूल गया कि हर रिश्ते का एक मुकाम होता है और उसे उसकी हद में रखना चाहिए। अब्बा के एक करीबी दोस्त थे जिनसे फुफ्फा ने गलत फहमियां डालकर अब्बा को उनसे दूर कर दिया था। फुप्पो के जाने के बाद अब्बा एक बार फिर अपने उसी दोस्त से मिलने गए। उस दोस्त ने अब्बा से कहा कि मैंने तो तब से तुम्हें सच बताने की कोशिश की थी, मगर तुम्हारे बहनोई ने मेरी बात तुम तक पहुंचने नहीं दी। अब्बा ने कहा कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब्बा के दोस्त अंकल नईम ने अब्बा से कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती और भी गहरी हो जाए, इसलिए मैं तुमसे आफिया बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगता हूँ। अब्बा भी खुशी खुशी मान गए और मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी। मेरे शोहर शबीर बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, मेरी हर बात मानते थे, इज्जत देते थे। मगर मेरी सास बहुत मगरूर थी, उन्हें दिखाई भी बहुत कम देता था। मैं उनकी बहुत खिदमत करती, मगर उन्होंने फुप्पो की तरह मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। बिला वजह तंज करने लगती, जबकि मैं उनकी दिलो जान से खिदमत करती थी। एक दिन मेरे शोहर काम से वापस घर आए तो सास ने मेरे शोहर से कहा कि कब से आवाजें दे रही हूँ लेकिन तुम्हारी बीवी मेरी बात नहीं सुनती। मैंने कहा मगर मैं तो अभी आपको गर्म दूध देकर गई थी जो उनके पास टेबल पर ही पड़ा था। मेरे शोहर ने कहा कि माँ जी आप आराम करें। फिर वो अपने कमरे में आ गए। मेरी सास का किसी वक्त मूड अच्छा होता तो मैं उनके पास जाकर बैठ जाती, लेकिन जैसे ही उनका मूड बदलता वो कहती कि यहाँ बैठी क्या कर रही हो, अपने शोहर के सामने ये बात साबित करना चाहती हो कि तुम बहुत अच्छी बीवी हो। तुम क्या समझती हो कि इस तरह मेरे बेटे को मुझसे छीन लोगी। मैंने कहा कि आपको एकदम से क्या हो जाता है। मुझे उनकी ऐसी हरकतों पर बहुत गुस्सा आता था। एक दिन शोहर से कह दिया कि इस घर में मैं रहूंगी या आपकी माँ। मेरा शोहर भी अपनी माँ से तंग था। वो उसी रात अपनी माँ का सारा सामान बांधकर उन्हें कहीं बहुत दूर छोड़ आए, लेकिन जाने से पहले सास कुछ देर के लिए मेरे कमरे में आई थी। मैं जान ना सकी कि वो हमारे कमरे में क्यों आई थी। खैर सास के जाने के बाद मैं बहुत खुश थी, मगर मुझे ये खुशी रास ना आई। रोज रात को मेरे शोहर की तबीयत खराब हो जाती, वो खून की उल्टी करता, जोर जोर से चीखने लगता और जब मैं डॉक्टर के पास चलने का कहती तो मुझे मारने की कोशिश करता। एक दिन शोहर ने मुझे एक एड्रेस लिखकर दिया और कहा कि यहाँ पर जाओ, वहाँ मेरी माँ है और मेरी इस बीमारी का इलाज उनके पास है। मैं बहुत हैरान हुई और उस पते पर चली गई। वो एक ओल्ड होम था। मैं अपनी सास से मिली और कहा कि आप कैसी माँ हैं जो बेटे को सुखी नहीं देखना चाहती। मेरा शोहर तकलीफ में है और उसकी दवाई आपके पास है, वो मुझे दे। मेरी सास ने एक तावीज निकालकर मेरे सामने रख दिया और खुद रोने लगी। मुझे उन पर तरस आने लगा। मैंने कहा कि इस बात का क्या मतलब है और ये तावीज किस लिए है। तब मेरी सास ने कहा कि बचपन में मेरा बेटा एक मदरसे में पढ़ने जाता था। रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान था। उसके कुछ दोस्तों ने शरारत की और मेरे बेटे को अकेले शाम के बाद कब्रिस्तान बुला लिया और खुद नहीं आए। उस वक्त उसे वहाँ एक साया नजर आया
वो उसे देखकर डर गया और वहां से भाग गया। उसके बाद वो बीमार रहने लगा। हम बहुत परेशान थे। उसका बुखार किसी तरह से उतर नहीं रहा था। तब भी उसकी यही हालत हुई थी। फिर उसे उसके अब्बा एक बुजुर्ग के पास ले गए। उन्होंने कहा कि इस पर किसी शैतान जिन के असरात हैं। फिर उन्होंने एक तावीज दिया और कहा कि इसे सोने से पहले तकिए के नीचे रखकर सोना है। फिर वो तावीज हर वक्त मेरे बेटे के तकिए के नीचे पड़ा रहता था और मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया था। मैंने कहा कि जब आप जानती थी तो फिर आप इस तावीज को क्यों ले आई? मेरी सास ने कहा कि क्योंकि मैं जानती थी कि इस तरह तुम लोग मेरे पीछे आओगे और मुझे वापस घर ले चलोगे। मैंने कहा कि माँ जी, मैंने दिल से कभी नहीं चाहा कि आप यहाँ इस तरह रहे, मगर आप हमारे साथ भी तो खुश नहीं रहती और मुझे मेरे शोहर से दूर करती है। उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दो, शायद मेरी उम्र ही ऐसी है, इसमें पता नहीं चलता कि कब गुस्सा आ जाता है। और मैंने भी अपनी सास से माफी मांगी थी। मुझे दुख हुआ था कि मैं कैसे इतनी संगदिल बन गई जो अपनी सास को यहाँ भेज दिया, पर सब गुस्से में हुआ था। उसके बाद मैं अपनी सास को अपने घर वापस ले आई। मेरे शोहर ने कहा कि माँ जी, घर ही रहना था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? मेरी सास ने कहा, मेरा यकीन करो कि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती, बस घर वापस आने के लिए ये हरकत की थी। मेरे शोहर ने कहा कि आप मेरी माँ हैं, आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप इस बात को भी समझे कि ये आपकी बहू आपका इतना ख्याल रखती है, इसके बावजूद आप खुश ना हो तो बताएं हम क्या करें? मेरी सास ने कहा कि जैसे बचपन में बच्चों की हर गलती पर माएं उन्हें माफ कर देती हैं, वैसे ही तुम भी मुझे मेरे इस तरह के रवैये पर माफ कर दो। मेरे शोहर ने कहा कि आप ऐसी बातें ना करें, मुझे गुनाहगार मत करें। उस दिन के बाद से हम सब बहुत खुश रहने लगे, क्योंकि मेरी सास पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। उनका मिजाज काफी बदल चुका था। आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगी कि दूसरों का बुरा चाहने वाले खुद कभी सुख से नहीं रह सकते। उन्हें उनके किए की सजा कभी न कभी जरूर मिलकर ही रहती है।